सो गाइज अगर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें डाइंसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस इज एपीथैलेमस। हमें एपीथैलेमस को डिस्कस करना है और फिर उसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स वगैरह को डिस्कस करना है। तो लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है, लेट्स से ये हमारे पास आ गई एक अदद थैलेमस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, थैलेमस। थैलेमस के पीछे और सुपीरियरली हमारे पास क्या होता है, एपीथैलेमस, जो कि मैं पहले बहुत दफ़ा दिखा भी चुका हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ कंटिन्यूड फिजिकली विद द मिड ब्रेन। ठीक है, ये एपीथैलेमस जो होता है वो हमारे पास फिजिकली कंटिन्यू होता है विद द मिड ब्रेन। इट इज़ लोकेटेड पोस्टीरियरली। ठीक है, ये हमारे पास पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली लोकेटेड होता है थैलेमस से पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली लोकेटेड होता है क्या चीज़, एपीथैलेमस। नाउ इन दिस एपीथैलेमस, ये जो हमारे पास एपीथैलेमस है, इस एपीथैलेमस में हमारे पास तीन आपको डिविजन्स करने हैं। इस एपीथैलेमस के क्या करने हैं, तीन डिविजन्स करने हैं। एक जिसको आप कहते हो पाइनियल ग्लैंड वाला पोर्शन, दूसरा हैबीन्यूलर न्यूक्लिया, पाइनियल ग्लैंड हैबीन्यूलर न्यूक्लिया, इसको मैं लिख भी देता हूँ। तीसरा पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। तीसरा क्या चीज़, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। सबसे पहले क्या है, पाइनियल ग्लैंड, हैबीन्यूलर न्यूक्लिया, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक है, अब लेट्स से कि ये तीन स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से, पाइनियल ग्लैंड, हैबीन्यूलर न्यूक्लिया, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रही है बिल्कुल कि तीन डिविजन्स हमने बना दिए एपीथैलेमस के। एक कौन सा बनाया, एक हमने सबसे पहले डिवीजन बनाया, एक सेकंड में मार्कर सर्च आउट। पहला जिसको हमने क्या कहा, पाइनियल, दूसरा हैबीन्यूलर, थर्ड वन पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक है, तीन पार्ट हमने बना दिए किसके, एपीथैलेमस के। ये जो हमारा एपीथैलेमस था इसके हमारे कितने पार्ट्स हो गए, तीन पार्ट्स, पाइनियल पार्ट, हैबीन्यूलर पार्ट, पोस्टीरियर परफोरेटेड पार्ट। अब अगर हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाइनियल पार्ट को। तो पाइनियल पार्ट जो है, इसके हमारे पास क्या होती है, ये पाइनियल एक्चुअली हमारे पास ग्लैंड होता है। पाइनियल क्या है, पाइनियल हमारे पास ग्लैंड होता है। पाइनियल ग्लैंड, इसकी स्टॉक जो है, इसकी स्टॉक हमारे पास नीचे की तरफ तक जा रही होती है। इसकी स्टॉक जो होती है वो हमारे पास नीचे की तरफ तक कंटिन्यू होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि हैबीन्यूलर न्यूक्लिया ऑल्सो, हम ये कह सकते हैं कि पाइनियल ग्लैंड की जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ पाइनियल ग्लैंड क्रॉसेस हैबीन्यूलर न्यूक्लिया। ठीक है, फाइबर्स एसोसिएटेड विद द हैबीन्यूलर न्यूक्लिया। अब जो जाहिर सी बात है हैबीन्यूलर न्यूक्लिया है तो इसके साथ फाइबर्स भी कुछ एसोसिएटेड होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे कौन से फाइबर्स होते हैं। ठीक, तो जब ये हमारे पास पाइनियल स्टॉक नीचे की तरफ आ रही होगी टू अटैच विद द बेस ऑफ द डाइंसेफेलॉन, कि जब ये हमारे पास बेस ऑफ डाइंसेफेलॉन के साथ अटैच हो सके, ठीक, तो अटैच होने के लिए ये जो स्टॉक जो है ये हमारे पास क्या करती है, स्टॉक क्रॉसेस द हैबीन्यूलर न्यूक्लिया, स्टॉक क्रॉसेस द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। तो बुक लिखती हैं कि एट द सुपीरियर पार्ट ऑफ द पाइनियल स्टॉक वी ऑब्जर्व हैबीन्यूलर न्यूक्लिया एंड एट द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ पाइनियल स्टॉक देयर क्रॉसेस द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। और वी कैन से स्ट्रक्चर्स ऑफ द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस इज क्रॉस्ड बाय द पाइनियल स्टॉक। ठीक है, एट द लोअर एस्पेक्ट ऑफ पाइनियल स्टॉक। लोअर एस्पेक्ट ऑफ पाइनियल स्टॉक से क्या होता है कि इट क्रॉसेस द some certain parts of posterior perforated substance। अब जो posterior perforated substance में चीज़ें होंगी उनको भी ये हमारे पास पाइनियल स्टॉक क्रॉस करेगी। लेट्स से कि ये हमारे पास posterior perforated substance, ये हमारे पास क्या है, हैबीन्यूलर न्यूक्लिया है। तो जब हमारे पास पाइनियल स्टॉक आ रही होगी तो ये पाइनियल स्टॉक क्या करेगी, इनके स्ट्रक्चर्स को भी क्रॉस करिए। लेट्स से ये रुक नहीं रही है, बहरहाल आपने ये देख लेना है कि ये देखो कि किस तरीके से अगर ये हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, सो इट इज़ ऑल्सो क्रॉसिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ हैबीन्यूलर न्यूक्लिया एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो पाइनियल ग्लैंड जो होता है, अब हमें इसका रिलेशन देखना है विद द थर्ड वेंट्रिकल, और ये पाइनियल ग्लैंड क्या करता है, इसका काम क्या है, वो सारी चीज़ें देखनी है।
सो गाइस, अगर हम देखें कि हमारे पास इस पाइनियल ग्लैंड के अंदर होता क्या क्या है, तो पाइनियल ग्लैंड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं। पाइनियल ग्लैंड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं। एंड दिस मेलानोसाइट प्रोड्यूसेस द मेलाटोनिन। ये मेलानोसाइट क्या करता है, ये मेलानोसाइट हमारे पास मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। साथ साथ में हमारे पास क्या होता है कि पाइनियल ग्लैंड के अंदर सर्टेन आइंस होते हैं, और वो सर्टेन आइंस हमारे पास क्या करते हैं, ब्रेन सैंड बना लेते हैं। जब हमारे पास है ना, क्या कहते हैं कि इसकी जब ये जैसे एज होती हो जाती है, आप जैसे थोड़े से बड़ी उम्र के होने लगते हो, तो बड़ी उम्र में क्या होता है कि फिर ये मेलानोसाइट्स डीजनरेट हो जाते हैं। मेलानोसाइट्स जो चीज़ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो होता है वो डीजनरेट हो जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सर्टेन मेटाबोलाइट्स जो हैं, मेटाबोलाइट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलाटोनिन, खुद मेलानोसाइट्स, दे ऑल गेट डीजनरेट। और डीजनरेट होने के बाद ये हमारे पास क्या बना देते हैं, ये हमारे पास ब्रेन सैंड बना देते हैं। सो गाइस, हम ब्रेन सैंड के ऊपर बात ही कर रहे थे। तो जो कैल्सिफाइड मटेरियल भी जो होता है, लाइक आइंस वगैरह, वो सब कैल्सिफाइड होकर हमारे पास क्या बना देते हैं, ब्रेन सैंड बना देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक तो मेलानोसाइट्स होता है, दूसरा हमारे पास इसमें होते हैं ग्लियल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स के तौर पे हमारे पास यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसका जो मेजर फंक्शन है, एक तो ये हमारे पास मेलाटोनिन बनाता है, दूसरा ये मेजर फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, दूसरा मेजर फंक्शन ये है कि ये हमारे पास इनहिबिशन कराता है पेनक्रियाज की। यानी कि पेनक्रियाज की जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीशन निकलती है, आई से, जो हमारे पास एंडोक्राइन सिक्रीशन है पेनक्रियाज की, उसको इनहिबिशन कराता है। एड्रिनल ग्लैंड की इनहिबिशन कराता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड की इनहिबिशन कराता है, और ये हमारे पास गोनेडोट्रोपल हार्मोन की, ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की इनहिबिशन कराता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की भी हमारे पास क्या कराता है, इनहिबिशन कराता है, और इस तरीके से हमारे पास रिप्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, ये हमारे पास गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की भी इनहिबिशन कराता है। ये इनहिबिशन, ये मतलब मोस्टली जो है ना, इसका इनहिबिटरी रोल है। अब ये अपनी ये जो सीक्रेशन है मेलाटोनिन, ये निकालता कैसे, हमें अब वो डिस्कस करना है। सारी चीज़ समझ में आ गई। पाइनियल ग्लैंड क्या होता है, पाइनियल ग्लैंड कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ एपिथैलेमस लोकेटेड होता है। इसकी एक अदद स्टॉक होती है। स्टॉक जो है वो हमारे पास सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ एपिथैलेमस से लेके इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एपिथैलेमस तक जाती है, और है ना, मतलब ये स्टॉक बेस ऑफ द डाइनसेफेलॉन से कनेक्ट होती है। तो जाहिर सी बात है, जब वो कनेक्ट हो रही होगी तो ये हमारे पास हैबिन्यूलर न्यूक्लिया को भी क्रॉस करेगी, साथ साथ में पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस को भी क्रॉस करेगी, तभी जाके वो हमारे पास बेस ऑफ डाइनसेफेलॉन पे पहुंचेगी। ठीक, उसके बाद ये पाइनियल ग्लैंड, आपने सिर्फ अभी याद रखना है कि ये जो हमारे पास कैविटी होती है थर्ड वेंट्रिकल की, थर्ड वेंट्रिकल की जो कैविटी होती है, उसका हमारे पास कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट जो होता है वो हमारे पास फेस कर रहा होता है किसको, कुछ पार्ट हमारे पास फेस कर रहा होता है पाइनियल वाले पार्ट को। तो जो पार्ट इसका पाइनियल वाले पार्ट को फेस कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, अल्लाह आपको नेकी दे, पाइनियल रेसिस। पाइनियल रीसेस क्या है, पाइनियल रीसेस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द पाइनियल, पार्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल और कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल फेसिंग द पाइनियल ग्लैंड। और फिर ये हमारे पास ये जो थर्ड कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल है वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगी एज सेरिब्रल एक्यूडक्ट। फिर सेरिब्रल एक्यूडक्ट जो है वो हमारे पास मिड ब्रेन में कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई कि ये तो हमें पता है कि भाई ये जो कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल होती है वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाती है विद द सेरिब्रल एक्यूडक्ट, और वो सेरिब्रल एक्यूडक्ट मिड ब्रेन में चले जाता है। अगर ये हमारे पास मिड ब्रेन है तो ये हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर सेरिब्रल एक्यूडक्ट कंटिन्यू हो जाएगी। मिड ब्रेन कंटिन्यूड सुपीरियरली विद द एपिथैलेमस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। एपिथैलेमस की सुपीरियरली में क्या है, पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड की तरफ जो पार्ट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, पार्ट ऑफ कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल जो फेस कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पाइनियल रेसिस। पाइनियल रेसिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल फेसिंग द पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड की तरफ जो पार्ट ऑफ कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल जो फेस कर रही होगी पाइनियल ग्लैंड की तरफ, उसको हम बोलेंगे पाइनियल रेसिस। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब हमें देखना है कि ये पाइनियल ग्लैंड अपनी सीक्रेशन प्रोड्यूस कैसे करता है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो है ये हमारे पास पाइनियल ग्लैंड की सीक्रेशन होती है। तो बड़ा आसान है कि ये इसकी जो सीक्रेशन जो है ये हमारे पास डिपेंड करती है लाइट स्टिमुलाई के ऊपर। ठीक है, अगर हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास नाइट के टाइम पे ज़्यादा निकलता है, नाइट के टाइम पे ये हमारे पास ज़्यादा निकलता है, और है ना डे टाइम पे ये हमारे पास कम निकलता है। ठीक, साथ साथ में इसकी एक्टिविटी हमारे पास कंट्रोल होती है बाय लाइट इंटेंसिटी। अब वो किस तरीके से कि लेट्स से
कि जब आपके पास है ना लाइट आती है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, ठीक है। लाइट हमारे पास कहाँ पर आई, आई बॉल के ऊपर, रेटिना के ऊपर। अब मैसेज जो है वो हमारे पास ऑप्टिक नर्व से जाता है, ऑप्टिक नर्व से हमारे पास मैसेज चले गया। ऑप्टिक नर्व से मैसेज हमें पता है कहाँ पर आता है, ऑप्टिक नर्व से हमारे पास मैसेज आ जाता है ऑप्टिक चियाज़्मेटा के ऊपर। ऑप्टिक नर्व से हमारे पास मैसेज कहाँ आता है, ऑप्टिक चियाज़्मेटा के ऊपर। ऑप्टिक नर्व से हमारे पास मैसेज कहाँ आता है, ऑप्टिक चियाज़्मेटा के ऊपर। अब ये मैसेज आ गया आपका ऑप्टिक चियाज़्मेटा के ऊपर, ठीक है। ये जो मैसेज जो है वो आपका कहाँ आ गया, ऑप्टिक चियाज़्मेटा के ऊपर मैसेज आ गया। आने के बाद हमारे पास क्या होता है कि ऑप्टिक चियाज़्मेटा से दो ट्रैक्ट्स निकल रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। ये हमारे पास कहाँ से निकल रहे होते हैं, ये हमारे पास ऑप्टिक चियाज़्मेटा से निकल रहे होते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम है ना ये क्रेनियल न्यूक्लिया वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो, ठीक। तो ऑप्टिक चियाज़्मेटा से हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट निकल रहे होते हैं, और फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट से क्या होता है कि बाकी जितने भी फाइबर्स ऑप्टिक नर्व से आए हुए होते हैं वो हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर चले जाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ फाइबर्स जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट इंटेंसिटी की डिटेक्शन के लिए, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट से जाते हैं। ऑप्टिक ट्रैक्ट से जाने के बाद वो हमारे पास हाइपोथैलेमस में जाते हैं। हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लिया होता है जिसको हम कहते हैं सुप्रा चियाज़्मेटल न्यूक्लिया, सुप्रा चियाज़्मेटल या चियाज़्मेटिक न्यूक्लिया। सुप्रा चियाज़्मेटिक न्यूक्लिया पे ये हमारे पास मैसेज जाएगा। मैसेज जाने के बाद अब ये जो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सारे हार्मोन्स की है ना कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एक सेंटर है जो कि आपकी क्या करता है, जो कि आपके जितने भी ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, जितने भी आपके ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस हैं, आइदर वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक कराते हों या सिंपैथेटिक कराते हों, सबका जो ऑटोनॉमिक कंट्रोलिंग सेंटर है वो आपका हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि सुप्रा चियाज़्मेटा न्यूक्लियस ने डिटेक्ट किया कि यार कितनी लाइट इंटेंसिटी है, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो हमारे पास मेलेटोनिन ज़्यादा निकलेगा, अगर कम है तो अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो कम मेलेटोनिन, अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो ज़्यादा मेलेटोनिन। तो अब मैसेज जो है लाइट से, अब मैसेज जो है वो हमारे पास सुप्रा चियाज़्मेटल न्यूक्लियस से हमारे पास कहाँ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग फाइबर्स, डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, ठीक है। हाइपोथैलेमस से हमारे पास क्या निकलेंगे, डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स। हाइपोथैलेमस से हमारे पास क्या निकलेंगे, डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स। और ये डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स मोस्टली हमारे पास है ना हाइपोथैलेमस से जो फाइबर्स टूवर्ड्स द रेटिकुलर फॉर्मेशन जा रहे होते हैं, जो कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर लोकेटेड होते हैं, तो उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये जो फाइबर्स जो हैं जो हाइपोथैलेमस ने दिए हैं, हाइपोथैलेमस अपने फाइबर्स भेजेगा इन द मिड ब्रेन, ठीक है। ठीक है, किस फॉर्म में भेजेगा, डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स। हाइपोथैलेमस ने डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स भेजे, वो जाएंगे मिड ब्रेन में। अब मिड ब्रेन में जाने के बाद जो रेटिकुलर फॉर्मेशन के सेल्स होंगे, जो हमारे पास लेट्स से कि रेटिकुलर फॉर्मेशन के हमारे पास सेल्स हैं, अब ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन के सेल्स के पास जाएंगे, और रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो हमारे पास ट्रैक्ट निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। ये बुक में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ जितना मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, अब रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट हमारे पास जाएंगे, ठीक है, मिड ब्रेन से। अब ये लेट्स से कि मिड ब्रेन की रेटिकुलर न्यूक्लिया के ऊपर इसने साइनेप्स कर लिया था डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स ने। अब फिर हमारे पास है ना मिड वो रेटिकुलर न्यूक्लिया से मैसेजेस नीचे की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अब ये हमारे पास जाएंगे, पहले तो क्रॉस करेंगे पॉन्स को, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा को, उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा को क्रॉस करने के बाद ये हमारे पास जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में भी हमारे पास सर्वाइकल रीजन की स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस कर लिया। उसके बाद जब ये हमारे पास T1 के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा, तो T1 के लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड पे वी हैव गॉट लेटरल हॉर्न। हमारे पास क्या होता है, लेटरल हॉर्न भी होता है। T1 के स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, लेटरल हॉर्न भी होता है। T1 के स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, लेटरल हॉर्न भी होता है। तो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का जो फाइबर है वो हमारे पास लेटरल हॉर्न पे जाएगा, वहाँ साइनेप्स करेगा, ताकि हमारे पास ये जो हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी करवाने के लिए जो फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स, वो एक्टिवेट हो जाए और प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर एक स्पाइनल नर्व के अंदर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब या तो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है ये हमारे पास स्पाइनल नर्व में आ जाए, ठीक है, या तो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है ये हमारे पास स्पाइनल नर्व में आने के बाद
ये क्या करे, अच्छा नहीं, स्पाइनल नर्व में या तो आ जाए, या तो ये हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है ये हमारे पास है ना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रन करेगा। ठीक है, ये जो T1 का फाइबर है, अगर मैं इसको यहाँ बना दूँ, T1 का फाइबर ये अगर हमारे, या तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में रन करेगा, रन करने के बाद ये जाएगा कहाँ पे, ये लेट सपोज ये हमारे पास C1 के स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, T1 का फाइबर असेंड कर गया ऊपर, और ये हमारे पास T1 के ये हमारे पास कहाँ पहुंच गया, C1 के स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। T1 का फाइबर असेंड हुआ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ये C1 के लेवल पे पहुंच गया। C1 के लेवल पे पहुंचने के बाद ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये C1 की नर्व में जाएगा। अब C1 की स्पाइनल नर्व जो है, C1 की स्पाइनल नर्व जब हमारे पास सिंपैथेटिक चेन से कनेक्टेड होगी, ठीक है, C1 की स्पाइनल नर्व हमारे पास सिंपैथेटिक चेन से कनेक्ट होगी, ग्रे मैटर से दोबारा ये हमारे पास आएगा, और फिर हमारे पास जो एक जो पूरा पाथवे होता है, सॉरी गाइस वो एक प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं आपको बता रहा था कि T1 से मैसेज जो है वो हमारे पास फिर क्या होगा कि T1 से मैसेज असेंड हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये प्री गैंग्लियोनिक है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक है। ठीक है, लेट्स से कि ये हमारे पास फाइबर जो है इसको हम डिटेल में तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि हमारे पास फाइबर जब रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जब हमारे पास इस T1 के लेटरल हॉर्न पे आएगा, सिंपैथेटिक इफरेंट फाइबर को स्टिमुलेट करा देगा। सिंपैथेटिक इफरेंट फाइबर जो है वो हमारे पास फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर असेंड होगा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर असेंड होने के बाद, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर असेंड होने के बाद इट विल गो टुवर्ड्स द C1 लेवल पे जाएगा। ठीक है, C1 के लेवल पे जाने के बाद वो हमारे पास क्या करेगा कि C1 स्पाइनल नर्व में जाएगा, C1 के लेवल पे गया, वहाँ से C1 स्पाइनल नर्व में गया। C1 की स्पाइनल नर्व जो है विद द हेल्प ऑफ वाइड रेमाई, C1 की स्पाइनल नर्व विद द हेल्प ऑफ वाइड रेमाई वो हमारे पास कनेक्टेड होती है किससे, सिंपैथेटिक चेन से। C1 की स्पाइनल नर्व थ्रू द हेल्प ऑफ वाइड रेमाई इट इज कनेक्टेड टू द सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, और सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन में हमारे पास क्या होते हैं, गैंग्लियंस होते हैं। सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन में हमारे पास क्या होते हैं, गैंग्लियंस होते हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक, तो याद रखना कि ये हमारे पास जो है सर्वाइकल नर्व ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट से दोबारा कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सर्वाइकल जो एरिया है, सर्वाइकल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें हमारे पास लेटरल हॉर्न नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सर्वाइकल रीजन से सिंपैथेटिक फाइबर्स नहीं निकलते। लेकिन हेड एंड नेक के रीजन को अगर हमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी सप्लाई करवानी है तो वो हमारे पास T1, T2, T3, T4, T5 इनके जो सिंपैथेटिक इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में असेंड करते हैं। असेंड करने के बाद वो हमारे पास C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये जो 7 स्पाइनल नर्व्स होती हैं इनकी नर्व्स के अंदर चले जाते हैं। इनकी नर्व्स जब फिर हमारे पास सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन से कनेक्टेड होती हैं, वहाँ पे जाके हमारे पास है ना सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पे जाते हैं, और फिर उन गैंग्लियन से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनके साथ फिर वो हमारे पास हेड एंड नेक के रीजन में सप्लाई कर देते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अब जैसे ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है, ये बहुत सारी ब्रांचेस देता है। इसकी एक अदद ब्रांच जो है, इसकी एक अदद ब्रांच हमारे पास क्या करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को सप्लाई करती है। इसकी एक ब्रांच क्या करती है, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर कोआइल्ड हुई भी होती है। तो अब जहाँ जहाँ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाएगी तो सिंपैथेटिक फाइबर उसके साथ साथ जाएगा और एक्टिविटी करवाएगा। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास ब्रेन को सप्लाई करती है, तो ब्रेन में हमारे पास ये पाइनल ग्लैंड भी आता है, तो पाइनल ग्लैंड को भी सप्लाई करती है। तो फिर पाइनल ग्लैंड की जो कॉन्ट्रैक्शन जो है, पाइनल ग्लैंड की कॉन्ट्रैक्शन फिर कैसे होगी कि जो सिंपैथेटिक फाइबर अब इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे आया था, और जिस आर्टरी ने हमारे पास पाइनल ग्लैंड को सप्लाई किया है, जिस आर्टरी ने हमारे पास इस पाइनल ग्लैंड को सप्लाई किया है, तो वही उसी आर्टरी के थ्रू हमारे पास इसको सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी मिल जाएगी, उसी आर्टरी के थ्रू इसको सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो जब इसको सिंपैथेटिक एक्टिविटी मिलेगी तो ये हमारे पास क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो अपनी सिक्रीशन निकालेगा। अब अपनी सिक्रीशन कहाँ रिलीज कराएगा वो हमें देखना है। अब ये अपनी सीक्रेशन जो रिलीज़ कराता है, तो ये अपनी सीक्रेशन या तो ये CSF के अंदर डाल देगा, जो इसके आगे जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है, अपनी सीक्रेशन या तो ये इसके अंदर डाल देगा ना पाइनियल वेसल्स के थ्रू CSF के अंदर डाल देगा। ठीक है, या तो ये अपनी सीक्रेशन जो है, ये अपनी सीक्रेशन जो है वो फिर नीचे की तरफ
ब्लड के अंदर, जो इस ब्लड ने इसको सप्लाई किया होता, ठीक है, जिस ब्लड ने या जिस आर्टरी ने इस पाइनियल ग्लैंड को सप्लाई किया था, उसी के वीनस ब्लड के अंदर ही अपनी सिक्रीशन डाल देगा। तो फिर वो वीनस ब्लड जो है, जब वो हमारे पास है ना दोबारा बैक होगा टुवर्ड्स द वीनस सर्कुलेशन से, जब वो बैक होगा तो जो इसका टारगेटेड एरिया होगा, तो वो उस टारगेटेड एरिया के ऊपर अपनी सिक्रीशन को पहुंचवा देगा और फिर इसकी एक्टिविटी हो जाएगी। अब इसके टारगेटेड एरियाज कौन से होते हैं? इसके टारगेटेड एरियाज हमारे पास वो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, एड्रिनल टिश्यू है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, यानी कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट दे सकता है। कैसे हाइपोथैलेमस को करवाएगा कि भाई लेट सपोज कि इसने अपनी सिक्रीशन डाल दी सीएसएफ के इसके अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। अब जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द थर्ड वेंट्रिकल, जब वो हाइपोथैलेमस को सप्लाई करेगी तो हाइपोथैलेमस के पास ये सीएसएफ पहुंचेगा। ठीक है, जब ये सीएसएफ हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेगा, जब ये सीएसएफ हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेगा तो वो हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग हार्मोन्स करवाता है, जैसे हमने एंडोक्राइन के अंदर भी डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। अब रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं और फिर वो हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवाएगा। लेकिन उन सब के लिए हमें क्या चाहिए, उन सब के लिए हमें चाहिए गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कौन रिलीज कराता है, हाइपोथैलेमस। तो ये पिट्यूटरी, ये पाइनल क्या करेगा, पाइनल अपनी सिक्रीशन इसके अंदर डालेगा कैविटी के अंदर। कैविटी जब हाइपोथैलेमस पे जाएगी, हाइपोथैलेमस के अंदर अपनी ये सिक्रीशन चली जाएगी, इसकी इनहिबिटरी सिक्रीशन पाइनल ग्लैंड की पहले कहाँ गई, कैविटी के अंदर। कैविटी से फिर हमारे पास हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में जो रिलीजिंग हार्मोन्स होंगे उनको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ताकि वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा ही नहीं। तो जब वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा नहीं तो वो जाएगा नहीं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा नहीं तो फिर हमारे पास जो सिक्रीशन है वो होगी नहीं, किसकी, एफएसएच एलएच की सिक्रीशन होगी नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास गोनेड्स जो हैं वो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाएंगे। अगर पाइनल ग्लैंड का ट्यूमर हुआ तो, पाइनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया तो समझ लो कि आपके पास क्या होगा, आपके पास एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आपके पास अल्लाह आपको नहीं कीजिए वो हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन को इनहिबिट करा देगा, साथ साथ में आपके गोनेड्स बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पाइनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। साथ साथ में पाइनल ग्लैंड का अगर ट्यूमर हो गया तो ये हमारे पास एपिथैलेमिक और दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी कंप्रेस कर सकता है। मिड ब्रेन को, नीचे की तरफ जो मिड ब्रेन कंटिन्यू है उसको कंप्रेस कर सकता है, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल को कंप्रेस कर सकता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि ये अपना सिक्रीशन सीएसएफ और ब्लड के अंदर रिलीज कराता है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, हैबिन्यूलर न्यूक्लिया और पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो गाइस हम लोगों ने पाइनियल ग्लैंड डिस्कस कर लिया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस इज हैबिन्यूलर न्यूक्लिया। हमें हैबिन्यूलर न्यूक्लिया को डिस्कस करना है, हैबिन्यूलर न्यूक्लिया। और ये जो आप इतनी देर से तस्वीर देख रहे हो तो वो इस तस्वीर को भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हमें क्या डिस्कस करना है, पोस्टीरियर कमीशर। ठीक है, पोस्टीरियर कमीशर क्या है, एसोसिएशन फाइबर्स हैं जो कि दो साइड के स्ट्रक्चर्स को रिलेट कराते हैं। और वी कैन से कि दो साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को पोस्टीरियरली जो रिलेट कराते हैं उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कमीशर। ठीक है, और इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, और हैबिन्यूलर न्यूक्लिया को भी। सो गाइस बिगिन करते हैं हैबिन्यूलर न्यूक्लिया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिया होता है, और हमारी स्नेल साहब जो हैं वो इसको दो जगह पे अलग अलग तरीके से लिखती है। एक जगह पे लिखती है कि हैबिन्यूलर न्यूक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल्फैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन की इंटीग्रेशन में ये यूज़ होता है। और दूसरी जगह पे लिखती है कि इट्स फंक्शन इज अननोन। मतलब एक ही वक्त में तुमने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, फीलिंग्स बदल दी। ठीक, तो हैबिन्यूलर न्यूक्लिया के भाई जो स्नेल में लिखा हुआ है वो उसका ये है कि इट इज़ यूज इन द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल्फैक्शन। किस तरीके से वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ ना ऑल्फैक्शन के अंदर यूज़ होता है, और इसके एफरेंट फाइबर क्या है, यानी कि इसको फाइबर कहाँ से आते हैं और ये कहाँ पे फाइबर देता है। दूसरी चीज, पोस्टीरियर कमीशर। पोस्टीरियर कमीशर इज नथिंग बट अ पाथवे फ्रॉम विच वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर कैन बी कनेक्टेड टू द अदर। जैसे हमने एंटीरियर कमीशर डिस्कस किया था, सिमिलरली इसी तरीके से हम देखते हैं कि पोस्टीरियर कमीशर क्या है। पोस्टीरियर कमीशर कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट कराना है, दूसरे साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पोस्टीरियर पार्ट पे, तो वो हम इस ना पोस्टीरियर कमीशर के थ्रू कराएंगे। एक साइड के सेरिब्रल
कॉर्टेक्स के पोस्टीरियर पार्ट को अगर हमें दूसरे साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पोस्टीरियर पार्ट पर कनेक्ट करवाना है, या हमें अगर एक साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मिड ब्रेन के अंदर हमें आना है, तो हम इस किसके थ्रू आते हैं, हम आएंगे इस पोस्टीरियर कमिश्चर के थ्रू। अगर हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, और वी कैन से सिंपली ऑक्सीपिटल लोब से, अगर हमें मिड ब्रेन के अंदर आना है तो हम इस पोस्टीरियर कमिश्चर के थ्रू आते हैं और पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के थ्रू आते हैं। चीज़ समझ में आ रही है कि व्हाट इज द पोस्टीरियर कमिश्चर? इट इज़ नथिंग बट अ पाथवे, और वी कैन से एन एसोसिएशन, बंडल ऑफ एसोसिएशन फाइबर्स, बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स विच हेल्प्स टू कनेक्ट ऑक्सीपिटल लोब टू द अपोजिट ऑक्सीपिटल लोब, और वी कैन से टू द कॉन्ट्रालेटरल ऑक्सीपिटल लोब। ठीक, ये एक साइड के ऑक्सीपिटल लोब को कॉन्ट्रालेटरल साइड के ऑक्सीपिटल लोब के साथ भी कनेक्ट कराता है, ये ऑक्सीपिटल लोब को मिड ब्रेन के साथ भी कनेक्ट कराता है। तो जब भी अगर हमारे फाइबर्स जो है वो ऑक्सीपिटल लोब से अगर मिड ब्रेन में आ रहे होंगे तो वो इस कमिश्चर को क्रॉस करके ही आएंगे, और वी कैन से इस कमिश्चर के थ्रू उसके फाइबर्स आएंगे। ये जो कमिश्चर है, ये जो बंडल है, ये जो नेटवर्क है, इस कमिश्चर में ये फाइबर्स आएंगे। आने के बाद ये हमारे पास मिड ब्रेन में भी आ जाएंगे, या तो फिर ये हमारे पास क्रॉस करके दूसरे साइड के हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब पे चले जाएंगे और दूसरे साइड की मिड ब्रेन पे आ जाएंगे। चीज़ समझ में आ रही है कि व्हाट इज दिस पोस्टीरियर कमिश्चर? इट इज़ नथिंग बट अ बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स, जिसमें क्या होता है कि एक साइड के टेम्पोरल लोब से फाइबर्स आ रहे होते हैं, वो फिर हमारे पास वो फाइबर्स जो थ्रू दिस कमिश्चर वो हमारे पास या तो मिड ब्रेन में आ सकते हैं, या तो वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जा सकते हैं, या कॉन्ट्रालेटरल साइड के मिड ब्रेन पे जा सकते हैं। ठीक है, और वो कौन सी जगह है जहाँ से ये क्रॉस होते हैं? उस जगह को हम कहते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस क्या है? इट इज़ नथिंग बट एन एरिया जहां पे हमारे पास पोस्टीरियर कमिश्चरल फाइबर्स जो है वो क्रॉस करके मिड ब्रेन में आते हैं, क्रॉस करके कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाते हैं। चीज़ समझ में आ रही है? व्हाट इज दिस पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस? इट इज़ नथिंग बट एन एरिया ऑफ एपिथैलेमस फ्रॉम वेयर posterior commissural fibers cross to the opposite side, from where the posterior commissural fibers comes to the midbrain। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि posterior commissural fibers जो एक ऑक्सीपिटल लोब से अराइज हो रहे होंगे वो पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस से क्रॉस होकर मिड ब्रेन में भी आ सकते हैं, सेम साइड क्रॉस होके कॉन्ट्रालेटरल मिड ब्रेन पे आ सकते हैं, क्रॉस होके कॉन्ट्रालेटरल ऑक्सीपिटल लोब पे जा सकते हैं। चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। अब जो घंध कचड़ा है वो है हैबीन्यूलर न्यूक्लिया, वो हमें डिस्कस करना है कि ये जो हैबीन्यूलर न्यूक्लिया है ये कैसे इंटीग्रेशन ऑफ ऑल्फैक्शन में हेल्प करता है। हैबीन्यूलर न्यूक्लिया, वन साइड इज कनेक्टेड टू द हैबीन्यूलर न्यूक्लिया ऑफ अपोजिट साइड बाय अ बंडल ऑफ फाइबर्स कॉल्ड हैबीन्यूलर कमिश्चर। हैबीन्यूलर कमिश्चर क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट कनेक्ट्स टू साइड, connects to हैबीन्यूलर न्यूक्लिया, connects to हैबीन्यूलर न्यूक्लिया। ठीक है, चीज़ क्या समझ में आई कि अगर ये एक हैबीन्यूलर न्यूक्लिया है, ये दूसरा हैबीन्यूलर न्यूक्लिया है, तो दो साइड के हैबीन्यूलर न्यूक्लिया को कौन कनेक्ट कराता है? हैबीन्यूलर कमिश्चर। हैबीन्यूलर कमिश्चर कनेक्ट्स बोथ साइड हैबीन्यूलर न्यूक्लिया। हैबीन्यूलर कमिश्चर क्या है? कुछ भी नहीं है, बस बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स हैं जो कि दो साइड के ना हैबीन्यूलर न्यूक्लिया को कनेक्ट करा रहे होंगे। ठीक, तो जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि पाइनियल स्टॉक जो है वो हमारे पास जब वो नीचे आ रही होगी, पाइनियल स्टॉक जब आपकी नीचे आ रही होगी, सो इट विल क्रॉस द हैबीन्यूलर कमिश्चर, वो हमारे पास हैबीन्यूलर कमिश्चर को भी क्रॉस करेगा। साथ साथ में वो हमारे पास एक अदद आपकी ये जो पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है, और वी कैन से पोस्टीरियर कमिश्चर जो है ये पोस्टीरियर कमिश्चर को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, तब जाके ये हमारे पास बेस ऑफ है ना डाइनसेफेलॉन की बेस पे जाके इसकी स्टॉक जो है वो अटैच होगी। चीज़ समझ में आ रही है कि हमारे पास अगर ये न्यूक्लिया है, हैबीन्यूलर न्यूक्लिया दोनों साइड पे, लेट्स से कि अगर ये हमारे पास एक साइड है और अगर मैंने ये बना दिया दूसरी साइड, इसको मैं अच्छी तरीके से गाड़ियों से बना के दिखाता हूँ। सो गाइज यू कैन सी हेयर कि बड़ा अब तो आसान हो गया, इतना इजी तरीके से तो मेरे ख्याल से कोई नहीं समझा है कि अगर आप यहाँ पे देखो कि ये एक पाइनियल ग्लैंड, ये दूसरा पाइनियल ग्लैंड, यानी कि ये एक साइड का एपिथैलेमस, ये दूसरी साइड का एपिथैलेमस। ठीक है, पाइनियल ग्लैंड, हैबीन्यूलर न्यूक्लिया, टू साइड हैबीन्यूलर न्यूक्लिया आर यूनाइटेड बाय हैबीन्यूलर कमिश्चर। तो जब हमारे पास पाइनियल स्टॉक आ रही होगी, सो इट विल क्रॉस दिस हैबीन्यूलर कमिश्चर, हैबीन्यूलर न्यूक्लिया टू रीच द बेस ऑफ द डाइनसेफेलॉन। इसी तरीके से कॉन्ट्रालेटरल साइड की जब पाइनियल स्टॉक नीचे आ रही होगी, सो इट विल क्रॉस द हैबीन्यूलर न्यूक्लिया, क्रॉस द हैबीन्यूलर कमिश्चर,
अगर यहाँ पे एक अदद हम बना दें posterior perforated substance, so it will cross the posterior perforated substance to reach the base of the diencephalon and gets attached with the base of diencephalon. यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि पाइनल स्टॉक किस तरीके से इन दोनों कमीशर्स को क्रॉस करेगा. नाउ वी हैव टू डिस्कस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज दैट हाउ हेबिनुलर कमीशर और हाउ हेबिनुलर न्यूक्लियर इंटीग्रेट्स ऑल्फैक्शन.